अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लेटो है, जिसको अफलातून भी कहते हैं। मैं इस टॉपिक को जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा, मतलब ये 30-35 मिनट में ये कवर हो जाए। उसके बाद अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो वो सवाल पूछ सकता है, वो सवाल कर सकता है, क्योंकि मैं ये लेक्चर पहले दे चुका हूँ एफसीसी पे। और फिर सब मुझे यही कह रहे हैं कि आपके लेक्चर किधर हैं भाई। तो जब वो रिकॉर्ड ही नहीं है तो मैं उनको क्या बोलूँ। जो रिकॉर्ड हैं वो तो मौजूद हैं, बाकी ये उनके लिए मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उनको प्लेटो की समझ आ जाए, और प्लेटो का जो जितने भी थीरीज़ हैं, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो उनके क्लियर हो जाएं। शॉर्ट शॉर्ट जो है, थोड़े थोड़े टाइम पे मैं ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं प्लेटो के वो करवा देता हूँ, और ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी सवालों का जवाब जो है वो टाइम नहीं है अभी देने का, वो फिर किसी लेक्चर में इंशाल्लाह दूंगा सवालों का जवाब अगर होगा कोई। लिहाजा मैं थोड़े टाइम में ये कवर करवा देता हूँ। अभी 1-2 मिनट जो है वो मैं वेट करता हूँ ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें। अली रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। जो इनबॉक्स में सवाल कर रहे थे वो यहाँ पे सवाल अपना पूछ लें जिसने पूछना है। पोल साइंस जो है वो CSSPMS का टॉपिक है, प्लेटो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में से ये प्लेटो है, उसका टॉपिक आज उसकी हमने सीरीज़ करनी है। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने करने हैं, जो 4-5 उसने दिए हैं, जो ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं वही हमने करना है। अली रज़ा भाई, सलामत रहे, अल्लाह ज़िंदगी करे तेरी। बस ऐसे ही है यार, जो बंदे जो है एकेडमी जा नहीं सकते, वो दूर रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं उनको पढ़ने का शौक़ तो है लेकिन वो कुछ माली प्रॉब्लम की वजह से या कुछ और उसके डोमेस्टिक मैटर हो सकते हैं, उनके एकेडमी नहीं जा सकते या कोई मेंटोर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो है ना, मैं थोड़ी सी मेरी जो काविश है, जब मैं फ्री होऊंगा या जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं एक आधा जो है वो टॉपिक करवा देता हूँ, ताकि वो बुक को पढ़ के और लेक्चर सुन के वो टॉपिक उनका जल्दी क्लियर हो जाए, उनको समझ आ जाए उसकी। बाकी आप भी अली रज़ा भाई कोई जो है सब्जेक्ट अपने ज़िम्मे लें, और उस पर जो है एक ओवरव्यू, ओवरऑल उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उस टॉपिक के ऊपर, उसके जितने टॉपिक हैं वो आप करवा दें। कोई एक आधा इंडो पाक जो है वो करवा लें, कोई भी एक ले लें आप, ताकि सबका भला हो जाए। 1 घंटा 2 घंटे हमारे लिए भी आप लाइव आ जाएं, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। बाकी अगर किसी की कमांड है किसी सब्जेक्ट के ऊपर और वो वेल परफॉर्म कर सकता है तो मियाँ साहब को वो इनबॉक्स कर सकता है, मियाँ साहब से वो अप्रूवल ले सकता है लेक्चर देने की, या मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं मियाँ साहब से अप्रूवल ले लूँगा, उसको लेक्चर जो है वो ऑनलाइन ग्रुप में दे सकता है। नवाजिश आपकी, जज़ाक अल्लाह। अच्छा, अभी काफ़ी लोग जो हैं उनको टाइम तो दिया हुआ था मैंने, 11 बजे क्लास होगी। अब जो नहीं आए वो बाद में लेक्चर रिकॉर्डिंग करके जो है उसकी, या उसको डाउनलोड करके जैसे भी वो सुन सकते हैं, वो बाद में सुन लें,
क्योंकि ग्रुप में लेक्चर अवेलेबल होगा। सर आप जो है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप जो है लाइव आके लेक्चर दे दें, आप मेरी आईडी से लाइव आके लेक्चर दे दें, अगर आपने देना है तो इसी ग्रुप में आके दे दें, लोगों का जो है भला हो जाए। तो यकीन कर जाएं, लोग बहुत काबिल लोग पढ़े हुए हैं, उनका राइट अप देख के ऐसे लगता है कि वो एग्ज़ाम जो है वो अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं और पहली पोजीशनों में भी आ सकते हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही अभी तक। क्योंकि डायरेक्शन उनको मिलेगी अगर किसी अच्छे मेंटोर, अच्छे टीचर से उनका वास्ता होगा, या एकेडमी में अगर वो जाएंगे तो तब उनको डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या उनको कोई ऐसा मेंटोर या एक्सपर्ट जो है जिसका एक्सपीरियंस हो, ऐसा टीचर उनको मिल नहीं रहा, जिस वजह से वो अभी तक जो है इधर उधर ही घूम फिर रहे हैं। लेकिन वो उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कि वो लोग काबिल भी हैं और अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम जो है वो टॉप भी कर सकते हैं, पहली टॉप 10 पोजीशनों में या पहली जो है 20 पोजीशनों में वो आ सकते हैं। वो आपके इर्द गिर्द भी लोग होंगे, आप उनको जानते भी होंगे, आपका वास्ता भी होगा, आप उनसे बात भी करते होंगे, लेकिन वो अभी तक कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको एक तैयारी करने का तरीका नहीं पता चल रहा कि नोट्स किस तरह बनाएं, तैयारी कहाँ से शुरू करें। इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इतना बड़ा लेंथी सिलेबस है सबका, तो कैसे कवर किया जाए। ये बेसिक चीज़ें अगर उनको पता चल जाएं, मैं कहता हूँ उनके लिए सीएसएस मुश्किल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा टफ टाइम देगा उसको, वो एसए और प्रेसी का पेपर अगर देगा भी, तो अगर उनकी अच्छी कमांड है तो वो अगर कोई अच्छा टीचर ज्वाइन कर लेते हैं एसए के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी प्रेसी का जो पेपर है उसमें तो पोर्शन है, वो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, वो तो किसी मेंटोर टीचर को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और गूगल से या उससे एप्लीकेशन जो आपने वोकेबलरी की इंस्टॉल की उससे आप खुद देख सकते हैं। बाकी जो है वो करेक्शन है, वो ज़ाहिर बात है जब आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करेक्शन के रूल तो पता होंगे और आपने पहले वो पढ़े भी होंगे। अच्छा, अब टाइम जो है वो वेस्ट किए बिना जो है मैं लेक्चर शुरू करवाता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो कवर हो जाए। ये प्लेटो का है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी ही करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 2 ऑप्शनल यही जो है वो लिए हैं और इन पे काफ़ी करवा भी दिया है, तो मैंने कहा कि पहले ये कवर करवा लूँ फिर उर्दू जो है वो शुरू करूँगा, क्योंकि वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको हम उर्दू में अफलातून कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको प्लेटो कहते हैं। अब मैंने आज जो है वो समझाने के लिए ताकि जल्दी समझ आ जाए, मैंने उसके साथ जो है ना वो थोड़ी इंग्लिश भी लिखी, क्योंकि मैं इंग्लिश जो है वो वाइट बोर्ड पे इतनी खूबसूरत नहीं लिख सकता, तो मैंने कोशिश की। ये है इंट्रोडक्शन, इसका जो तारुफ है। जब वो पैदा हुआ 428 या 427 की इसकी तारीख बताते हैं, लेकिन साल कंफर्म नहीं हो रहा। कोई किताब वाला 27 लिखता है, कोई 28 लिखता है। अब उसका ये इसका तारुफ है। तारुफ सबसे पहले आप किसी भी वेस्टर्न फिलासफर का अगर आपको तारुफ का पता चल गया, उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, तो समझो कि आपको उसके नज़रियात के बारे में जानने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब देखो, आपको प्लेटो के बारे में अगर आप CSS PMS जो है वो रिटन टेस्ट पास करते हैं तो इनके बारे में ज़ाहिर बात है, वो पॉलिटिकल साइंस 200 का है तो इसमें इंटरव्यू के भी सवाल आपसे कर सकता है। वो प्लेटो की कोई चीज़ पूछ सकता है, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, कहाँ रहता था वो पूछ सकता है, उसके नज़रियात कौन से हैं वो पूछ सकता है। तो अगर इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो उर्दू में भी समझ लें तो ये आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उर्दू को आपने सिर्फ अपने लफ्ज़ों में इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करना है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इतनी आसान लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं, वो आपको पता है जिस तरीके से आपने करना है। क्योंकि
जब बंदा लिख रहा होता है तो बंदा जो है उस टाइम कर सकता है इसको, जब ज़हन में उर्दू आ जाती है बंदे के तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे पहले आप देखिए इसका तारुफ हम अगर कराते हैं प्लेटो का, या अफलातून कह देता हूँ मैं इसको। ये एथेंस में पैदा हुआ 428 427 इसका डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है। ये सकरात का शागिर्द था। ये सकरात का शागिर्द था तीसरे नंबर पे। और इसका मकसद असल ये था कि ये वहाँ पे जो रियासत थी, ममलिकत थी, उसके ओहदे पे फायज होना चाहता था। लेकिन इसने जो देखा कि वहाँ के जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो इसके उस्ताद के ही खिलाफ हैं, और इसके उस्ताद सकरात को उन्होंने जहर दे दिया है। ये जमहूरियत पसंद लोगों के खिलाफ हो गया और ओहदे से अपना जो है ना, इसने जो इसका इरादा था वो तब्दील कर लिया। ये एथेंस के लोगों के जो ज़हनी इंतशार थे और उनका जो सियासी जवाल था उसको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो हालात थे वो डेमोक्रेटिक्स लोग थे, लेकिन वो ऐसे थे कि जैसे जालिम जाबिर बादशाह होता है। जमहूरियत इस नाम की थी वहाँ पे, जैसे नाम नहाद जमहूरियत जिसको आप कह सकते हैं। एथेंस के लोगों को उनके ज़हनी इंतशार और सियासी जवाल से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को उसने उसका ख़ास मकसद करार दिया कि उसने वहाँ एथेंस के लोगों को बचाना है, सियासी जो जवाल आया हुआ है वहाँ पे। इस तरह वो सियासी जो उसका सियासी मुफक्किर की हैसियत से, अब उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की हम बात कर रहे हैं, इस तरह वो सियासी मुफक्किर की हैसियत से सियासत के मैदान में वो दाखिल हो गया, या सियासत के मैदान में उसने कदम रख लिया। उसका मकसद था एथेंस के लोगों की भलाई चाहता था वो। अफलातून जमहूरियत पसंदों के मुकाबले में दौलत पसंदों का हामी था। यहाँ पे बात की जाए तो वो अफलातून जो है, प्लेटो, जमहूरियत पसंदों को वो पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि जो दौलतमंद लोग हैं उनको वो पसंद करता था और उनका हामी था, क्योंकि जमहूरियत पसंद लोग जो थे या जमहूरियत वाले जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने उसके उस्ताद को वो अपना जहर पिलाया था। अच्छा, 8वां पॉइंट इसका ये है, क्योंकि सकरात की मौत के बाद वो जमहूरियत के सख्त मुखालिफ हो गया। पहले वो जमहूरियत का पहले हामी था, लेकिन उसके उस्ताद की जो मौत हुई उसके बाद जमहूरियत के वो सख्त मुखालिफ हो गया। ज़िंदगी के उसने कुछ साल जो है वो मिस्र, जनूबी इटली के सफ़र में गुजारे। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है, बाकी ज़िंदगी उसने अपनी जो है अकेडमी उसने कायम की ये, और उसमें जो है वो दरसो तदरीस करवाता रहा और उसने अपनी तसनीफ़ भी लिखी। ये तो इसका इंट्रोडक्शन है शार्ट सा। ये इसके इंट्रोडक्शन के जो है इसके तारुफ के मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं। 10 पॉइंटों को आप अगर पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, सिर्फ इसी को इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर दें तो आपका जो है कोई 100-150 अल्फाज का पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं इसका। और ये आप बेहतरीन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी तसनीफ़ की बात करें, जो इसने किताबें लिखी, जो इसकी राइटिंग है, पहली इसने लिखी है दी रिपब्लिक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको उर्दू में आप अल जमहूरिया कह सकते हैं। ये किताब जो इसने लिखी है 40 साल की उम्र में लिखी है ये किताब प्लेटो ने। ये किताब जो है ये स्टेट, रियासत और सियासत, पॉलिटिक्स, स्टेट और पॉलिटिक्स का जो है इसमें इसने जिक्र किया है। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की बात की है। इसमें किताब में अल जमहूरिया में जो ह्यूमन लाइफ है उसके तमाम उसके जो एस्पेक्ट हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके ऊपर भी उसने इस किताब में बात की है कि इंसान फितरी क्या था और वो कब फितरत से निकल के एक सोशल लाइफ गुजारने में आ गया, माशरती ज़िंदगी में आ गया। वो इस अल जमहूरिया में उसने ये चीज़ें लिखी हैं। दूसरी उसने जो किताब लिखी है वो सियासतदान है, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं। ये उसकी दूसरी किताब है। इस किताब का उसका जो बेसिक मकसद था सियासतदान का, वो जो हुक्मरान है रियासत का, उसके अंदर एक मिसाली तसव्वुर पैदा करना है, आइडियल कॉन्सेप्ट हो कि वो हुक्मरानी के काबिल हो। उसकी
हुक्मरानी जो है रियासत के ऊपर किसी भी हाकिम की, उसके अंदर एक मिसाली तसव्वुर पैदा करना है, इस किताब के अंदर उसने लिखा है। और उसने जो है पॉलिटिक्स, जो सियासियात है, उसका जो इलम है, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, इसको उसने जो है दूसरे इलम में भी, दूसरे जो मैदान हैं, उसने भी एक मुनासिब जगह देने के लिए ये किताब लिखी है कि इसका जो है मुतालिया करके इस किताब का हुक्मरान जो है वो एक मिसाली हुक्मरान बन सकता है। इसमें इसकी खसूसियात हुक्मरान की लिखी गई हैं, हुक्मरान के जो है वो असूल लिखे गए हैं और उसके ऊपर तनकीद भी की गई है। उसके बाद इसने जो तीसरी किताब लिखी है दी कवानीन, ये दी लाज, ये कवानीन, ये किताब जो है अफलातून के सियासी नज़रियात पर मुश्तमिल है। ये किताब अफलातून के सियासी नज़रियात पर मुश्तमिल है। अगर अब ये उर्दू आपको पता है, अब इसमें से इंग्लिश आप बिल्कुल आसान कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। अब ये देखिए, इसमें पॉलिटिकल जो है इसकी थीरीज हैं इस किताब में, कवानीन में। अल-जमूरिया में, ये अल-जमूरिया, ये दी रिपब्लिक जो इसकी बुक है, इसमें अफलातून जो है वो इखलाकियात के ऊपर कलम उठाता है, एथिक्स के ऊपर वो कलम उठाता है, एथिक्स के बारे में लिखता है कि अखलाकियात क्या चीज़ है और लोगों में ये कितना और क्या जो है किरदार अदा करता है लोगों की सोशल लाइफ में और रिलेशन में। उसके बाद उसने जो लिखा है वो सियासियात के ऊपर लिखा है, पॉलिटिक्स में भी लिखा है उसने इस किताब अल-जमूरिया में। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो उसने कलम उठाया है वो उसने इंसानी ज़िंदगी की वजाहत की है। इसमें जो ह्यूमन लाइफ है उसकी इसने बड़ी डिटेल से वजाहत कर दी है इस किताब में कि फितरी इंसान कैसा था। फितरी रियासत की अगर वो बात करे तो जैसे वो हॉब्स और लॉक्स ने की थी कि फितरत में इंसान कैसे रहता था, उसकी क्या खूबियाँ थी। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो बना, तो तब इंसान जो है उसमें कैसे दाखिल हो गया, वो इधर लिखता है यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की वजाहत में। इसमें जो है वो अल-जमूरिया में, दी रिपब्लिक में, सबसे बेहतरीन जो उसने लिखा है वो निज़ाम तालीम, सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में उसने लिखा है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के एथेंस में जो एजुकेशन का निज़ाम था, वो स्पार्टे जो थे वो उनका असर रसूख था और बिल्कुल ना होने के बराबर था। और वो जैसे आप जाहलियत का या इलिटरेसी का आप जो है वो दौर कह सकते हैं, वो इसमें निज़ाम तालीम की बात करता है कि ये कैसे निज़ाम तालीम जो है एजुकेशन सिस्टम, इसको डेवलप करके कैसे लोगों के अंदर जो है वो सियासी पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा हो सकती है, एथिकल कैसे हो सकती है और सोसाइटी में डेवलपमेंट या सोसाइटी ग्रो अप कैसे हो सकती है। वो मेन रीज़न इसको बोलता है कि ये वजह है। निज़ाम तालीम जो है वो इसकी बेसिक बुनियादी चीज़ है कि आप रियासत को बेहतर चलाने के लिए और उसको ऊपर ले जाने के लिए, और उसमें जो है हुक्मरान जो है, जो रूलर है, वो निज़ाम तालीम की सारी जो है उसमें खसूसियात होनी चाहिए। यहाँ पे वो इसकी बात करता है। ये हमने इसकी तसनीफ़ जो थी, किताबें थी, हमने उसके ऊपर थोड़ा सा खुल के जो है वो कमेंट्स कर लिया अपने। अब हम अगर इसकी बात करें थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी हम कह सकते हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं। ये इसको उर्दू में नज़रिया इंसाफ कह रहे हैं हम। अच्छा, वो कहता है कि नज़रिया इंसाफ क्या चीज़ है। वो कहता है कि 3 कैटेगरी है रियासत में लोगों की। वो जो कैटेगरी हैं जिसमें फौजी तबका है, किसान तबका है, हुक्मरान तबका है, ये 3 तबके हैं। इनके ऊपर वो थोड़ी सी बाद में बात करता है, लेकिन सबसे वो कहता है पहले कि नज़रिया इंसाफ, जो जस्टिस है, वो हर इंसान का, जो इंसाफ है वो हर इंसान का बुनियादी हक है, और इंसाफ के बग़ैर मुआशरे में इंतशार पैदा हो जाता है, तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए जो है ना, हर इंसान को उसका बेसिक राइट जो हैं वो मिलना चाहिए कि उसके साथ जुल्म ज़्यादती ना हो स्टेट में। ये उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है। अपना वो कहता है सलाहियत के मुताबिक जो है
वो हर किसी को काम सौंपा जाए। अगर एक बंदे में एक काम करने की सलाहियत है तो उसको ज़्यादा काम सौंप दिया जाए, तो ये भी उसके साथ इंसाफ नहीं है। अपने अपने मुकर्रर करदा काम जो हैं वो सर अंजाम देने चाहिए, ये इसका नज़रिया है। वो कहता है कि रियासत ने जिस मुलाजिम को, जिस फौजी को, जिस किसान को जो काम सौंप दिया है, वो अपने अपने मुकर्रर करदा काम जो है वो सर अंजाम दे। अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो इंसाफ के ख़िलाफ़ है, ये इंसाफ नहीं होगा फिर। लिहाजा हर किसी को अपने अपने काम सर अंजाम देने चाहिए, ये उसका नज़रिया इंसाफ है। वो कहता है कि ये जो तीनों क्लास हैं, ये फ़ौजी, किसान और हुक्मरान, रूलर, फार्मर और सोल्जर, इनको मदाखलत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के कामों में। अगर ये मदाखलत करेंगे तो जो स्टेट है उसमें या तो बगावत का अंसर शामिल हो जाएगा या फिर इनकलाब का, या फिर वो स्टेट नहीं रहेगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, ताकत की जंग शुरू हो जाएगी। वो यहाँ पे फ़ौजी और हुक्मरान इनको, वो दो को कहता है कि ये हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके राइट्स है कि ये फार्मर को इंसाफ फराहम करें, और फ़ौजियों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको, उनकी प्रोटेक्शन करें अवाम की। नज़रिया इंसाफ में उसका 5वां पॉइंट है, वो कहता है नज़रिया इंसाफ का ताल्लुक़ इंसान के ज़हन से। अगर इंसान का ज़हन वो इंतशार पसंद है, इंसान की बात करता है वो हुक्मरान की। अगर हुक्मरान जो है वो इंतशार पसंद है या वो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो नज़रिया इंसाफ नहीं है उसका। नज़रिया इंसान ये है कि इंसान जो है उसका ज़हन जो है वो मिच्योर हो और वो नेक बंदा हो और वो अपने माइंड सेट से फ़ैसले करे इक्वालिटी की बेस पे, बराबरी की बुनियाद। वो कहता है कि अदल तमाम अच्छाइयों की लाजमी शर्त है। जो इंसाफ है, जितनी भी अच्छाइयाँ वो उसके रियासत में, प्लेटो की स्टेट में, वो कहता है जो अदल है वो उसकी लाजमी शर्त है। अगर अदल निकाल दिया जाए अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, बुराइयाँ आ जाएंगी। नज़रिया इंसाफ में वो कहता है, जो 7वां उसका पॉइंट है, इंसाफ के ज़रिए माशरे में बामी तावन पैदा होता है। अगर इंसाफ होगा तो लोगों में बामी तावन और ताल्लुकात पैदा होंगे। अब इसको भी यहाँ पे वो नज़रिया इंसाफ को भी दो पहलू बना देता है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, उसके 2 पहलू। पहला ये इनफरादी पहलू के 3 हिस्से हैं, सही है। दूसरा उसका जो है वो माशरती या इज्तमाई पहलू है। अब इसके भी 3 तबके जो माशरे में हैं, वो फ़ौजी, किसान और हुक्मरान हैं। इनका काम है एक दूसरे को इंसाफ फराम करना। इंसाफ कैसे फराम करेंगे? अगर किसान जो है वो एक चीज़ बनाता है और फ़ौजियों को उनकी ज़रूरत है, तो ये किसान का इंसाफ है। हुक्मरान का इंसाफ ये है कि वो अपनी राया को हकूक़ और उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे उनका, और उनको जो चीज़ों की कमी है ज़िंदगी की दौड़ में, जो चीज़ों की कमी है, हुक्मरान का काम है कि वो फराम करे और उसके ऊपर रूल करे, ज़्यादती ना करे, इंसाफ के साथ हुकूमत करे। और फ़ौजियों का इंसाफ ये है कि वो बैरूनी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार रहें, और कोई अगर हल्ला बोल देता है तो उसके लिए फ़ौजी जो हैं, सोल्जर, वो तैयार रहें और वो उसको, अपने किसानों को और अपनी स्टेट को डिफेंड करें। ये उनका इंसाफ है। अब हम इसका जो है वो नज़रिया तालीम की बात करते हैं, थीरीज़ ऑफ एजुकेशन की या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें नज़रिया तालीम में वो कहता है कि अफलातून इसकी तकसीम कर देता है एजुकेशन की,
वो कहता है कि सब इंसानों में एक जैसी काबिलियत नहीं होती, लिहाजा हर इंसान अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो जुदा है, अलग है, उसमें क्वालिटी जो है वो हर इंसान की अपनी होती है। लिहाजा सब में एक जैसी तालीम नहीं हो सकती और ना हर बंदा एक जैसी तालीम ले सकता है उसके नज़रियात में और उसकी रियासत में, प्लेटो की रियासत में। यहाँ पे वो तालीम के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो दे देता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम ये हैं कि 3 जो तबके हैं, फौजी क्लास, किसान, हुक्मरान। हुक्मरानों के लिए जो है वो हायर एजुकेशन होगी, उनका प्रोग्राम जो होगा। किसानों के लिए जो है वो किसानों वाली तरबियत होगी, फ़ौजियों के लिए लड़ाका तरबियत होगी। ये उसका तालीम का मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो बुनियादी जो है हर बच्चे का वो बोलता है हक है वो तालीम जो है हासिल करे, प्राइमरी तक, मिडल तक, मैट्रिक तक, ये उसका हक है। उसमें वो प्रोग्राम ऐसे मुख्तलिफ देता है कि वो कहता है कि सबसे पहले बच्चा जो है उसको एकेडमी में भेजा जाए, जो रियासत की एकेडमी हो, रियासत का जो इदारा हो पढ़ाने के लिए, उसमें भेजा जाए बच्चे को। तो उसकी सबसे पहले जो है वो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ देखी जाए 10 साल तक। फिर उसको जो है वो तालीम के मुख्तलिफ प्रोग्राम में उसको स्टोरी सुनाई जाए बच्चे को, ताकि उसका ज़हन जो है वो खुले पुख्ता होता जाए। फिर उसको म्यूज़िक की, वो कहता है आर्ट की और म्यूज़िक की तालीम दी जाए, आर्ट और म्यूज़िक सिखाया जाए बच्चे को यहाँ पे इन प्रोग्रामों में। आखिर पे तीसरा पॉइंट उसका नज़रिया तालीम का ये है कि तालीम का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, तालीम का जो निज़ाम है, वो उसको कितने हिस्सों में तकसीम करता है। उसको वो 2 हिस्सों में तकसीम करता है। पहली वो कहता है कि इसका जो निज़ाम है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है। अब हम पहले एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी जो है शख्स, वो सबसे पहले 10 साल में अपनी उसकी जो है वो फ़िज़िकल एजुकेशन होगी। 10 साल में उसकी फ़िज़िकल एजुकेशन होगी, जिस्मानी तौर पे उसको मजबूत किया जाएगा और उसके लिए जिम्नाजियम जो है वो उसको जिम्नाजियम में जो है वो दाखिला लेके दिया जाएगा। और वो वहाँ पे एक जब तक इंसान जो है सेहत के, वो कहता है जब तक इंसान सेहतमंद नहीं होगा, उसकी सेहत ठीक नहीं होगी, वो फ़िज़िकल फिट नहीं होगा, वो तालीम के लिए अहल है ही नहीं, वो मौजू है ही नहीं तालीम के लिए, तालीम उसको नहीं देनी चाहिए। लिहाजा वो कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन में 10 साल पहले उसको फ़िज़िकल एजुकेशन दी जाए, जिस्मानी, जिम में, जिम्नाजियम में उसको दाखिला लेके, फिर उसको साथ साथ वो कहता है कि बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएँ, स्टोरियाँ, पोइट्री, उसके बाद म्यूज़िक, उसके बाद आर्ट, ये उसको पढ़ाया जाए। और जब वो बच्चा 20 साल का हो जाए, 20 साल की उम्र में उसका एक इम्तिहान लिया जाए, उस बच्चे का इम्तिहान लिया जाए, वो एक बच्चा हो या उस रियासत में जितने भी बच्चे हों, निज़ाम तालीम में 20 साल की उम्र में उसका इम्तिहान लिया जाए। अगर वो बच्चा फ़ेल हो जाता है उस 20 साल के इम्तिहान में, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसका इम्तिहान ले, सारे बच्चों का जो उस इदारों में पढ़ रहे हैं। अगर वो फ़ेल होता है तो उस बच्चे को उससे पूछा जाए, ये उसकी मर्ज़ी है, उस बच्चे से पूछा जाए या उस लड़के से पूछा जाए कि वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्लर्क बनना चाहता है, या वर्कर बनना चाहता है, या किसान। अगर इनमें से वो किसी प्रोफेशन को वो चूज़ करता है तो उसको वो प्रोफेशन दे दिया जाए, उसको आगे तालीम ना दी जाए। यहाँ पे वो उसकी तालीम ख़त्म कर देता है कि वो फेल हो गया। अगर हम इसकी एजुकेशन के सिस्टम पे तनकीद करें तो यहाँ पे तनकीद की बात तो बाद में आती। तनकीद हम यही कर सकते हैं कि अगर एक बार एक बच्चा फेल हो गया है 20 साल में, तो क्या वो दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं दे सकता तैयारी करके? तो हम तनकीद कर सकते हैं कि ये तो प्लेटो का नज़रिया गलत है यहाँ पे, तो इसका ये, लिहाजा उसको फिर तैयारी करनी चाहिए और फिर एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि वो फेल किसी बुनियाद पर या किसी बिना पर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो नालायक हो, ठीक है, उसकी अच्छी तैयारी ना हो, वो बीमार हो, जिस्मानी तौर पे वो उस टाइम माजूर हो गया हो, या तो यहाँ पे हम तनकीद कर सकते हैं। ये तनकीद की बात बाद में आती है जब क्रिटिकल एनालाइज करना होगा, क्योंकि आप इसके किसी भी, कोई भी फिलासफर हो, वेस्टर्न हो या कोई भी हो, उसके आप हर कॉन्सेप्ट पे, हर थीरीज पे आप जो है वो क्रिटिकल एनालाइज उसको कर सकते हैं। ये आपकी अपनी काबिलियत है।
मैंने पिछले हॉब्स और थॉम्स के ऊपर मैंने हर पॉइंट के ऊपर उसका तनकीद की है मैंने। अब यहाँ पे जो है वो जो बिजनेसमैन जो है बन गए, बाकी जो पास हो गए, जो 20 साल की उम्र में बच्चे पास हो गए, वो 10 साल और तालीम हासिल करेंगे। हायर एजुकेशन में 10 साल और तालीम हासिल करेंगे और उनका फिर इम्तिहान होगा 30 साल की उम्र में। अगर वहाँ से जो है वो कोई फेल हो जाते हैं तालिब इल्म, जो वहाँ से फेल हो जाते हैं वो या तो फौजी अफीसर बना दिए जाएंगे या वो एग्जेक्टिव जो होगा रियासत का उसके असिस्टेंट तैनात हो जाएंगे। सही है। यहाँ पे जो 30 साल की तालीम हासिल करने के बाद जो पास हुए उनको 10 साल रियासत की जिम्मेदारी है कि और पढ़ाए, फिर उनसे 30 साल की उम्र में इम्तिहान ले। जो तालिब इल्म फेल हुए वो फौजी अफीसर बन गए या एग्जेक्टिव असिस्टेंट बन गए। ये उनकी जो है 2 कैटेगरियां होंगी नंबरों के हिसाब से। उसके बाद जो है 30 साल में जो बच्चा पास हो जाता है, जो तालिब इल्म पास हो जाता है, प्लेटो कहता है उसको 5 साल की और तालीम दी जाए, वो उसको एडवांस तालीम का नाम देता है। एडवांस तालीम का नाम देता है हायर एजुकेशन में। 35 साल हो गए, वो कहता है कि ये जो 5 साल एडवांस तालीम जो है वो 5 सालों में उसने क्या सीखना है? अरेथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफिकली, डायलेक्टिक्स, मैथमेटिक, ये उसने सीखना है इन 5 सालों में। उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है, उसके बाद 35 साल हो गए। 35 साल के बाद जो इंसान होगा, जो शख्स होगा, वो इतना काबिल और एक्सपीरियंस उसमें हो जाएगा, काबिलियत हो जाएगी, वो तजर्बे की बुनियाद पर वो कहता है कि उसको 15 साल और तालीम दी जाए। 15 साल उसको और तालीम दी जाए। वो किस लिए? कि वो मुख्तलिफ जो डायलेक्टिक हैं उनका वो तजर्बा हासिल करे और तनकीद और तज्जिया करने के अहल हो जाए, कि वो जिसको आप जो है वो पीएचडी से आप उसकी जो है उसको मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 50 साल जब उसकी उम्र हो जाए, 15 साल फिर उसने एक्सपीरियंस में काम किया, तजर्बा किया, तो वो इतना एक्सपर्ट हो गया वो बंदा। वो अब उस बंदे को किधर लेके जाना चाहता है? वो रियासत का हुक्मरान बनाना चाहता है, इसको किंग बनाना चाहता है। वो कहता है कि 50 साल की उम्र में वो रियासत का हुक्मरान बन जाएगा, और वो जब हुक्मरान होगा तो उसने ये सारी चीज़ें, हर चीज़ का उसको पता होगा, उसकी उतनी वसी स्टडी होगी उसकी कि उसको हर चीज़ का पता होगा, नॉलेज होगा। ये उसका नज़रिया तालीम है। नज़रिया तालीम में जो है वो मर्द और औरत को वो कहता है कि उनका ये बेसिक राइट है, वो दोनों एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और बराबरी की बुनियाद पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें तो उसका ये तो नज़रिया तालीम हो गया। अगर वो एग्जामिनर हमसे पूछता है कि प्लेटो के जो है एजुकेशन ऑफ या उसकी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर आप जो है वो क्रिटिकल एनालाइज करें, तो सबसे पहले तो उसका नज़रिया तालीम, उसका तारुफ आपने दिया, फिर उसका नज़रिया तालीम आपने लिखा। ये सारा नज़रिया तालीम में ये सारी बातें लिख दी आपने, फिर आपने उस पर क्रिटिकल जो है तनकीदी जायज़ा करना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्या चीज़ जो है उसने गलत कह दी है और क्या चीज़ उसने सही कही है। वो आपकी या किसी दूसरे फ़िलासफ़र की इस जो है कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी के ऊपर वो तनकीद होगी। वो ज़ाहिर बात है वो तनकीद यही होगी, अगर आप सोचें तो वो आप भी वही तनकीद कर सकते हैं इस नज़रिए के ऊपर जो किसी प्लेटो के बाद वाले आने वाले फ़िलासफ़र ने की होगी। अगर हम इसकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट देखें, एक जो मिसाली रियासत के इसका नज़रिया जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है या एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, मिसाली रियासत का जो उसका तस्वुर है, वो क्या सोचता था एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। आइडियल स्टेट में वो कहता है आइडियल स्टेट का असल मकसद क्या होता है? असल मकसद इसका अच्छाई और नेकी का असूल है। किसी भी मिसाली रियासत का असल मकसद जो है वो अच्छाई, गुडनेस
और विर्चू, और नेकी का असूल है, बेसिक प्रिंसिपल है ये दो, गुडनेस और विर्चू। ये अगर मिसाली रियासत में ये दो चीज़ें हैं तो वो मिसाली रियासत कामयाब है, क्योंकि जब मिसाली रियासत में ये अच्छाई और नेकी होगी तो वहाँ के लोगों में भी अच्छाई और नेकी होगी। तो इसलिए उसकी जो मिसाली रियासत जो है वो कामयाब है, इसलिए उसकी आइडियल स्टेट के बारे में बहुत पूछा जाता है। लेकिन उसमें वो कहता है कि जो फ़लसफ़ी हुक्मरान है उसको जो है वो ख़ानदान और उसकी ज़ाती जो जायदाद है, उसकी जो अमलाक है, उससे कोई वास्ता ना होगा। यहाँ पे उसने जो 50 साल की उम्र में किंग बना दिया है रियासत के ऊपर, उसको वो कहता है कि फ़लसफ़ी हुक्मरान जो है उसको अपने ख़ानदान से और इमलाक से कोई वास्ता ना होगा। वो इस वजह से कि जो उसका ख़ानदान है और जो जायदाद है ये इंसान को बहकावे में लेके आ जाती हैं। उसके बच्चे, उसकी बीवी और उसकी जायदाद, सबसे ज़्यादा इंसान उसकी जो है वो निगरानी करता है, उसकी केयर करता है, और फिर जो है वो उसमें ख़ुद गर्जी आ जाती है। वो सारे जो है काम अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए करता है और अपनी जायदाद के लिए करता है। अगर वो देखा जाए तो आज जो है जो मॉडर्निज़म चल रहा है, जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, वो यही है कि हर बंदा जो है अपने बच्चे बचाने के, अपनी फैमिली ख़ानदान को बचाने में लगा हुआ है, जो भी हुक्मरान है, और वो अपनी जायदाद के पीछे लगा हुआ है। लेकिन ये तो एक अलग बात है कि अगर आप इसको मॉडर्न स्टेट में अगर आप देखें, जदीद जो रियासत पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन अगर हम प्लेटो की बात करें तो वो कहता है कि ख़ानदान से और जायदाद से जो हुक्मरान होगा उसका इतना ज़्यादा वास्ता नहीं होगा। वो अकेला हुक्मरानी करेगा, दिलचस्पी नहीं लेगा ना ख़ानदान में ना जायदाद में। अगर उसका बेटा कोई गलत काम कर रहा है या उसकी बेटी को गलत हुक्मरान की काम कर रही है, उसको सज़ा होती, जेल चली जाती है, तो हुक्मरान जो है उसको छुड़ाने के लिए या उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है रियासत में। ये अभी भी हो रहा है, अभी आपके सामने मिसालें भी हैं, आपको पता है। लेकिन प्लेटो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो रियासत में इंतशार और खून खराबा हो जाएगा। लिहाजा हुक्मरान जो है वो ख़ानदान से दूर रहे, अपनी जायदाद और अपनी अमलाक से वो दूर रहे, उसको कोई वास्ता नहीं है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि रियासती कंट्रोल के ताबे रहने वाला निज़ाम तालीम होगा। एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, वो कहता है कि वो रियासत के कंट्रोल में होगा, स्टेट का पूरा उसका कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर वो बात की जाए स्पार्टा की, जो एथेंस में थे और एथेंस और स्पार्टों की लड़ाई हुई, जिसमें जो है वो फिर खून खराबा हुआ, उसमें जो है वो निज़ाम तालीम पर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जाहिलियत थी। तो यहाँ पे वो कहता है जो रियासत वजूद में आ गई है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस जो है वो स्टेट का होगा। आप जो है निज़ाम तालीम में जो है ये भी पॉइंट दे सकते हैं तालीम के निज़ाम में कि जो स्टेट है वो उसको चेक एंड बैलेंस करेगी, उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो नज़र रखेगी और वो उसके अंडर काम करेगा। निज़ाम तालीम जो होगा रियासत के, इसमें आप ये पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। सही है। अब उसमें जो है ये तीन उसने फिर और चीज़ें बयान कर दी, एपेटाइट, सेपरेट और रीज़न। ये अच्छाई और नेकी की ये जो है वो इसमें बोलता है कि ये तीनों चीज़ें हैं उसकी मिसाली रियासत में, ये एक शख्स के अंदर होती हैं। ये जज्बा होता है, उसके अंदर अक्ल होता है, उसके अंदर सलाहियत होती है हर काम करने की। तो मिसाली रियासत में जो है ये चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं, ये चीज़ें इंसान को अच्छा और नेक बनाती हैं। उसके बाद वो कहता है कि अगर मिसाली रियासत में देखा जाए तो एक जो आइडियल एजुकेशन है उसका होना भी ज़रूरी है। मिसाली रियासत के कायम करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, मिसाली रियासत को उसकी प्रोग्रेस के लिए मिसाली तालीम जो है, आइडियल एजुकेशन, वो ज़रूरी है। इसको आप इंग्लिश में जैसे मर्ज़ी आप देख सकते हैं। वो कहता है कि इसमें बराबरी, उसकी मिसाली रियासत जो है प्लेटो की, वो इसके लिए भी अच्छी है कि उसमें बराबरी है।
वो कहता है कि बराबरी होनी चाहिए, वो हर शख्स जो है उसके अंदर जो है वो एक बराबर की बुनियाद पर जो है वो सारे हकूक़ उसको दिए जाएं। किसान तबका भी है तो उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और औरत और मर्दों के दरमियान वो बराबरी जो है वो उसको फ़रोग देता है। यहाँ पे वो आखिरी बात क्या करता है, वो कहता है कि मदाखलत नहीं होगी रियासत के अंदर। मदाखलत कैसे नहीं होगी? ये जो तीनों तबके हैं ये अपने अपने काम खुद करेंगे, अपने फ़राज़ सर अंजाम अपनी लिमिट में रहते हुए देंगे, ओवरटेक किसी दूसरे इदारे को नहीं करेंगे। इसको वो मदाखलत का नाम देता है। तो वो कहता है कि ये एक आइडियल स्टेट हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें आइडियल स्टेट के अंदर आ जाएं। मिसाली रियासत का तस्वर उसका ये है। ये पांचवा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं उसका मुआहदा इमरानी छोड़ दें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो पूछता है तो हॉब्स लॉक और रोसू का पूछता है। यहाँ पे नज़रिया इज्तिमालियत की हम बात करते हैं जिसको थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म कहते हैं। इसके मेन जो नज़रिए हैं आइडियल स्टेट का है वो मैंने करवा दिया है, नज़रिया इंसाफ जो है वो भी करवा दिया है, नज़रिया तालीम भी करवा दिया है, और नज़रिया इज्तिमालियत थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म ये आखिरी है इसका। अब इसमें देखें, तवज्जो के साथ थोड़ा सुनना। वो कहता है कि फ़र्द ने फ़र्द के साथ राब्ता कायम किया। इंसान को उस वक्त अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसको तकमील तक पहुँचाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो एक फ़र्द के पास अगर मौजूद नहीं थी ना, तो वो दूसरे फ़र्द से उसने राब्ता करके वो लिए हैं। उसके बाद वो कहता है अफलातून का जो कम्युनिज़म है वो सिर्फ दो तबकात तक महदूद है। कम्युनिज़म की अगर बात की जाए, प्लेटो का जो कम्युनिज़म है वो दो तबकात तक, उसकी जो हद है, उसका जो बात करता है इज्तिमालियत की, दो तबकात कौन से हैं? टू क्लासेस। एक तो हुक्मरान तबका है, रूलर क्लास। दूसरा जो है वो सोल्जर, फौजी तबका है। दो क्लास तक ये महदूद है उसका जो नज़रिया इज्तिमालियत या थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म। वो इसलिए कि इन दोनों क्लासों को वो क्या चीज़ रखने की इजाज़त नहीं देता, ख़ानदान और इमलाक, जायदाद, इनसे दूर रहें। ये दोनों तबके, हुक्मरान तबका और फौजी तबका, ये जायदाद अपनी ज़ाती जायदाद नहीं रख सकते ये दोनों, लेकिन ये उतनी जायदाद रख सकते हैं कि उनके ऊपर जो है वो इतनी भूख अफलास ना आ जाए कि वो फिर अवाम को ही लूटने लग जाएं। अवाम की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है वो दावा बोल दें, कब्ज़े में ले लें, और इतना ज़्यादा भी उनके पास ना आ जाएं कि वो अपनी प्रॉपर्टी में मशगूल हो जाएं और उसकी हवस में, खुदगर्जी में लग जाएं कि जो नीचे वाला तबका है, जैसे फार्मर क्लास है, किसान तबका, उसके हकूक़ सल्ब हो जाएं, उनको इंसाफ ही मुहैया ना हो। लिहाजा उसने यहाँ पे इनके लिए लिमिट रख दी है। यहाँ पे प्लेटो ने लिमिट दो तबकों के लिए रखी है। लेकिन अगर अब लॉ की कल मैंने बात की थी, तो लॉ कहता है कि हर बंदे को आके जितनी मर्जी है वो जायदाद रख सकता है, वो प्रॉपर्टी रख सकता है, और उसको रियासत जो है उसको इसके लिए जो है उसकी हिमायत करेगी और उसको सपोर्ट करेगी रियासत। लेकिन जो है अगर हम प्लेटो की बात करें तो ये इसके खिलाफ है, ये इजाज़त नहीं देता। इससे वो एक तबके को मुस्तस्ना करार देता है, उस तबके के ऊपर पाबंदी नहीं है, वो ज़ाती जायदाद रख सकता है वो तबका। वो कौन सा तबका है? वो मजदूर तबका है। मजदूर तबके के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं है,
लिमिटेशंस नहीं है, वो जायदाद रख सकता है, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी का मालिक है, वो जितनी कमाए उसकी मर्ज़ी है, वो लेबर है, उसका हक़ है, खून पसीने से मेहनत मुशक्क़त से उसने कमाई है, लिहाजा वो इस पर जो है वो पाबंदी नहीं लगाता। अब यहाँ पे वो देखें, दो चीज़ों का कम्युनिज़म वो कहता है, इसको भी बांट देता है। दो चीज़ों का कम्युनिज़म क्या है? कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज़म ऑफ फैमिली, ख़ानदान का, जायदाद या अमलाक का। ये तो मैंने बता दिया कि अमलाक का इन दोनों के ऊपर जो है वो लागू होता है और ख़ानदान का, लेकिन मज़दूर तबके के ऊपर नहीं होता। लेकिन इमलाक का होता है, ख़ानदान का दोनों के ऊपर होता है। ख़ानदान का कम्युनिज़म दोनों के ऊपर होता है, ये हुक्मरान और फौजियों के ऊपर भी होता है और मज़दूर तबके के ऊपर भी होता है। ये उसका खुद गर्जी को ख़त्म करने का एक फार्मूला उसने पेश किया है, क्योंकि वो कहता है कि अमलाक, जायदाद और ख़ानदान की वजह से फ़ौजी सरबराह में या हाकिम वक्त में खुद गर्जी पैदा हो सकती है, हवस पैदा हो सकती है, वो अपनी फैमिली को चाहता है, वो उसको सपोर्ट करता है। तो वो ये कहता है, अगर क्यू की शादी बी के साथ कराई जाए तो उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वाई, मतलब है वो वाई बच्चा जो पैदा होगा इन दोनों की शादी से, क्यू और बी से, उसके जो ये दो वालदैन हैं, क्यू ये वालदा हैं या ये वालिद है, ये वालदा हैं, वालिद वालदा हैं। हम इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, क्यू वालिद है और बी वालदा हैं। उन्होंने बच्चे को पैदा किया, बच्चा जन्म जो है उसने लिया, वाई पैदा हुआ, बच्चे का नाम वाई है। तो उनमें एक जो है वो खुदगर्जी और हवस पैदा होगी कि वो उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब वो इंजीनियर बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ करेंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे, बच्चे को तालीम कैसे कैसे देंगे। तो ये उनकी हवस भी होगी, ये उनकी ख्वाहिश भी होगी, उनकी ये खुदगर्जी भी होगी। लिहाजा यहाँ पे ये बात छोड़ते हैं, आगे जाके करते हैं। पी वालिद है, ए वालदा है, और इससे बच्चा पैदा होता है एक्स। ये पी और ए की ख्वाहिश है कि जो एक्स बच्चा पैदा हुआ है उनका, उनको वो डॉक्टर बनाए। अब इस चीज़ के लिए पता नहीं वो क्या क्या कर जाएंगे। इससे जो है वो रियासत में इंतशार पैदा हो सकता है, खुदगर्जी का अंसर शामिल हो गया उसमें, क्योंकि शौक़ और ख्वाहिश का अंसर शामिल हो गया। तो वो हो सकता है ये वालिद जो एक उमरान हो, सही है, या ये वालिद जो है फ़ौजी सरबराह हो, उसी का बच्चा जो है वो पैदा हो तो वो कहे कि वो इंजीनियर बने। अगर वो इंजीनियर के लिए ज़ाहिर है वो फिर जो अपना उसको जो फंडिंग है वहाँ पे आर्मी में, या उसके जो तनख्वाह का है, वो जो उसका सिस्टम है, या वो किस तरीके से हो सकता है वो करप्शन भी करे। तो वो कहता है कि ये चीज़ जो है ये ख़त्म करने के लिए उसने एक फार्मूला तैयार किया। वो कहता है कि सी जो है वो वालिद है और आर जो है वो वालदा है। ये दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम उन्होंने जैड रखा है। अब वो बच्चे की तालीम व तरबियत के लिए, उसकी परवरिश के लिए उनके पास अगर वो हाकिम हैं या फौजी सरबराह है तो वो उसको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। लिहाजा वो कहता है कि इन तीनों की, 1 2 3, इन तीनों की उसका अब देखो ज़ेन जिसके ऊपर तनकीद हुई है, वो कहता है इसकी शादी इसके साथ भी करा दी जाए, इसकी शादी इसके साथ भी करा दी जाए, सी की ए के साथ भी करा दी जाए, बी की पी के साथ भी करा दी जाए, सब की शादियां मिक्स हो जाएं। 3 बीवियां हैं, 3 जो हैं शौहर हैं, आपस में ये क्यू इन तीनों के साथ कर सकता है, ये पी इसके साथ भी कर सकता है, मतलब ये शादियां आपस में कर सकते हैं। अब इनमें से ये तो इन दोनों में से जो बच्चा पैदा हुआ वो तो वाय था, उनको वो पहचानते थे उनके वालिद, उसको इंजीनियर बनाना था। लेकिन जब आपस में ये मिक्स हो गए तो पता ही नहीं चला
कि वाई किसका बच्चा है, एक्स किसका बच्चा है, जेड, ये तीनों बच्चे पैदा हुए इन तीनों से, लेकिन पता नहीं चला उनको, लिहाजा वो उनके अंदर जो है वो हवस नहीं होगी कि क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है उनके बच्चा कौन सा है। तो वो कहता है कि ये जो है खुद गर्जी वाला यहाँ से आंसर ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे ये इसका नज़रिया गलत है, लेकिन उसने ये नज़रिया पेश किया है। अगर हम तनकीद करेंगे तो ये नज़रिया गलत है, क्योंकि ये इखलाकी तौर पर जो है ये फितरत के ख़िलाफ़ है कि हर जो शौहर है वो हर औरत के साथ जो है वो रिलेशन कायम करे। दूसरे नंबर पे इस तरह जो है औरत की जो अपनी काबिलियत है उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चे को पाल ही नहीं सकती। बच्चा जो होगा ये एक्स वाई जेड जो पैदा होंगे बच्चे, वो किसको दे दिए जाएंगे, वो उसकी मिसाली रियासत जो होगी, वो जो मुमलिकत होगी उसको दे दिए जाएंगे। रियासत का उनके ऊपर कंट्रोल होगा, रियासत उनको अपने जो गवर्नमेंट उसके इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर जो है उनका एडमिशन कराएगी, रियासत देखभाल उनके ऊपर करेगी। लिहाजा वो वालिद वालदा जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया नज़रिया इज्तमालियत, जो कम्युनिज़म ऑफ फैमिली था इसके ऊपर उसने तनकीद कर दिए, और प्रॉपर्टी के ऊपर भी उसने जो है वो तनकीद कर दिए, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर तनकीद किए इन दोनों पे। अब अगर हम ओवरऑल सारा देखेंगे तो हम इसके ऊपर जो है वो तनकीद अगर करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि क्या हुक्मरान तबका और फौजी तबका जायदाद क्यों नहीं रख सकता। वो जायदाद रख सकता है, लेकिन अगर वो लिमिट है, वहाँ पे लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसके अंदर रहते हुए उसको अख्तियार हासिल है, वो प्रॉपर्टी रख सकता है। अगर वो कहता है कि मज़दूर तबके के पास जितनी मर्जी है वो जायदाद रख ले, पाबंदी नहीं है, अगर हम ये बात करें हो सकता है मज़दूर जो तबका है वो इतनी जायदाद बना ले कि वो एक अपनी एसोसिएशन बना ले, जमात बना ले, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पे उतर आए, क्योंकि उसके पास तो जायदाद और पैसा है। लिहाजा वो मज़दूर के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसको फुल छूट या उसको सारी जो है अख्तियारात सारा नहीं होना चाहिए। ये हमने तनकीद कर दी, और दूसरे फ़िलासफ़रों ने भी यही इसके ऊपर तनकीद की है। अब उसके बाद जो है हमारे पास छठा इसका जो है विचुअस नॉलेज, नेकी जो है वो इल्म है। सबसे पहले अगर हम नेकी का जो है कॉन्सेप्ट लें तो वो नेकी का तस्वुर जो है वो सकरात ने दिया है। सकरात के यहाँ मिलता है, क्योंकि सकरात वहाँ एथेंस के लोगों में अच्छाई और नेकी का फ़रोग दे रहा था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ के जो जमहूरियत पसंद थे, डेमोक्रेट्स थे, वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ जो है वो सोसाइटी में अच्छाई और नेकी आ जाए तो उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने उसके ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगा दिए कि ये रियासत के अंदर जो है उस माशरे के अंदर उनके जवानों को जो है बहकार है, और ये इल्ज़ाम लगा दिए ना कि ये गलत काम कर रहा है, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। तो इस वजह से वो इल्ज़ाम लगे, लेकिन जब उसको पकड़ा गया, सकरात को जेल में बंद किया गया, तो उसके जो शागिर्द थे उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो प्लेटो था ये तो उसका बहुत वफादार शागिर्द था, नोबल इसका स्टूडेंट था और इसका प्यारा स्टूडेंट था प्लेटो, लेकिन इसके साथ और भी स्टूडेंट थे। तो उन्होंने सकरात को कहा कि हम पैसे इकट्ठे करके जोड़ के और हम आपको यहाँ से भगा देते हैं अगर आप भागना चाहें। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं यहीं मरना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं अच्छाई पे हूँ, मैं नेकी पे हूँ, और जो मुआशरे का जो असूल है वो अच्छाई और नेकी ही है, और मेरा मकसद भी यही है। लिहाजा वो उसने मरना पसंद किया, भागने से उसने मरने को तरजीह दी। नेकी और अच्छाई की तालीम, इसमें जो है वो सकरात नेकी और अच्छाई की तालीम देता है वहाँ पे एथेंस के लोगों में। एथेंस और स्पार्टा के जो स्पार्टा थे उनके दरमियान एक जंग हुई, उसमें सकरात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए। फिर उसने ये जो उसका नेकी का तस्वर है, क्योंकि वो प्लेटो उसके जो है ज़ेरे साया तालीम हासिल कर रहा था, उसकी सकरात के ज़ेरे साया, तो प्लेटो उसके अपने ही उस्ताद सकरात के जो इस नेकी जो इल्म है, ये कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा मुतासिर हुआ, और इसी के ऊपर जो है वो फिर प्लेटो ने भी लिखा कि नेकी वाकई ही जो है वो इल्म है, और इल्म ही नेकी है। अगर आप इल्म जो है अच्छाई का दे रहे हो तो वो नेकी है, अगर आप नेक हो तो आप इल्म दोगे अच्छाई का। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर
फिर हम तनकीदी जायज़े की बात करें, ये तनकीदी जायज़ा है। आप तनकीदी जायज़े में, इस जायज़े पे आप जो है तनकीद कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको इसमें खामी नज़र आती है आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ मतलब है वो, लेकिन आप अपनी राय नहीं दें, वो किसी फ़िलासफ़र की होगी, तनकीद किसी फ़िलासफ़र ने की होगी, इसके ऊपर आप वो तनकीद ही कर सकते हैं। नज़रिया तालीम के ऊपर भी कर सकते हैं, मिसाली रियासत के ऊपर भी आप तनकीद कर सकते हैं, और नज़रिया इंसाफ के ऊपर भी आप कर सकते हैं कि नज़रिया इंसाफ में कौन सी खामियां रह गई थी प्लेटो की और इसकी खूबियां कौन सी हैं, ट्रेट्स और फ्लाज कौन कौन से हैं। बाकी तो ये इसका सारे जो है वो प्लेटो के नज़रियात जो हैं वो 1 2 3 4 5 जो है इसके जो थीरीज़ हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आज के टॉपिक में कवर करवा दिए। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है प्लेटो के बारे में। जो इनबॉक्स में सवाल पूछते हैं वो यहाँ पे अब पूछ सकता है कमेंट्स में। वेस्टर्न फ़िलासफ़रों को जिनको समझ नहीं आती, जो मगरबी थिंकर हैं, फ़िलासफ़र हैं, उनको तैयार करने का सबसे आसान कुलिया ये है कि सबसे पहले जो है उसके तारुफ पे आप चले जाएं, उसके तारुफ में आप अपने पॉइंट बना लें। जो शुरू से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो एक टॉपिक ले लेते हैं प्लेटो, अफलातून का उन्होंने जो है वो टॉपिक सारे या उसकी थीरीज या उसके कॉन्सेप्ट उसने प्रिपेयर करने, तैयार करने, तो वो तारुफ के ऊपर लिखे। उसके तारुफ में जो है ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख सकता है, इंग्लिश में अगर उसके पास वो है किताब वहाँ से वो निकाल सकता है, इंग्लिश में लिख ले, इंग्लिश में नहीं है तो वो उर्दू में भी ये लिख सकता है और उर्दू को बाद में इंग्लिश में कर सकता है। फिर उसकी तसनीफ़ लिख ले, ये उसके तसनीफ़ लिखे शार्ट में उसकी तसनीफ़ लिखे मुख्तसर करके, और उन तसनीफ़ के आगे वो पॉइंट भी उसके एक एक दो दो दे दे कि ये जो उसने किताबें लिखी हैं ये इसके अंदर उसने क्या बयान करना चाहा है, क्या बयान किया उसने, ये भी लिख ले। वो उर्दू में लिख ले, इंग्लिश में अगर लिखना चाहता है वो भी लिख ले। फिर उसके जो है वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो हैं, वो नज़रिया इंसाफ के ऊपर है वो लिख ले, नज़रिया तालीम के ऊपर है वो लिख ले, इज्तिमालियत के ऊपर है वो लिख ले, तनकीदी जायज़ा भी इसके ऊपर कर ले। ये नेकी इल्म है, मिसाली रियासत का तस्वुर जो उसने दिया है, आइडियल स्टेट, ये ज़्यादा अहम सवाल है, या उसका नज़रिया इंसाफ आता है या ये आता है। अगर ये वो तैयार करे और इसके अंदर जो है वो पॉइंट बना ले, 8-8 9-9 पॉइंट बना ले, एक एक लाइन के जो है वो अपना 1 लाइन जो है बुलेट्स बना ले इसके, उसके हर कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो उसके ऊपर जो है वो पैराग्राफ, हर लाइन के ऊपर जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में ख़ुद भी लिख सकता है एस्पायरेंट, थोड़ा बहुत उसको अगर नॉलेज होगा तो। पॉलिटिकल साइंस तैयार करने का सबसे आसान तरीका ये है। और कोई सवाल किसी का? ये सकरात के बाद जो वेस्टर्न फिलासफी में इसका बड़ा नाम है, अफलातून के जो नज़रियात हैं उसको माना जाता है। ये लेक्चर जो है मैंने अब दिया, अब इसकी उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कमेंट्स में। अच्छा, ये वेस्टर्न फ़िलासफ़र जो है वो मैंने बस 7 करवाएं, अब जो है समझो कि 3 दोबारा शायद मैंने करवा दिए, अब 4 रहते हैं। उसके बाद जो है वो पंजाबी का वो रहता है, क्योंकि ये मैंने 2 सब्जेक्ट पहले उठाए हैं।
जो पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ऐड थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस या एकेडमी, वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे और प्रेसी को छोड़ के जो जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे जो है मैं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है, अभी तक तो तकरीबन अभी वो अनाउंसमेंट आज हुई है कि वैकेंसियाँ इतनी आई हैं, और वो बाद में जो है ऑनलाइन एडमिशन जो है वो सबमिट होंगे, फिर उसके बाद जो है डेट आ जाएगी कि वो तकरीबन इसके बाद रमज़ान के बाद ही होगा। अगर इम्तिहान होता है रमज़ान के बाद तो 4 महीने हैं। 4 महीने में जो कहता है कि वो तैयारी नहीं होती, मैं कहता हूँ 4 महीने में तैयारी वो कर सकता है। जो जॉब होल्डर है उसके लिए तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर उसकी 12 घंटे की ड्यूटी है तो वो मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि अगर ड्यूटी ऑफिस में है फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। अगर जनरल ड्यूटी कर रहा है, वो पुलिस वाला है, आर्मी वाला है या कोई और डिपार्ट से है, अगर जनरल ड्यूटी करता है तो मुश्किल है, क्योंकि स्टडी के लिए थोड़ा बहुत माहौल भी चाहिए होता है। लेकिन अगर वो कर सकता है ड्यूटी पे भी, अगर वो टाइम दे सकता है अपना 2 घंटे, अगर 2 घंटे वो सुबह में ड्यूटी पे दे सकता है, 8 से 4 उसकी ड्यूटी है फर्स्ट शिफ्ट में, 2 घंटे में वो टाइम दे, वो कंपलसरी सब्जेक्ट को टाइम दे ले, वो प्रेसी के पोर्शन बनाए, प्रेसी के पोर्शन वो 2 घंटे में करे, वो पाकिस्तान अफेयर का एक टॉपिक जो है वो कर ले, अगर प्रेसी होती है एक दिन में वो कर ले, दूसरे दिन में वो कर ले, रात के टाइम पे वो घर आता है, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें से वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा ले, वो उसको 15 दिन 20 दिन जो है, क्योंकि 3 ऑप्शनल हैं, अगर आप 20-20 दिन में एक ऑप्शनल कवर करते हैं तो आपका 60 दिन में वो ऑप्शनल 3 कवर हो जाते हैं। तो 60 दिन में कवर कर लें आप, फिर थोड़ा बहुत रिपीट कर लेना, और सुबह में जो है आप कंपलसरी जो एक आधा सब्जेक्ट शुरू किए रखें। जो घर में फ्री है, जिसके पास जॉब नहीं है, जो फ्री है उसके पास तो फुल टाइम है, वो 6 घंटे 24 घंटे में सिर्फ स्टडी को दे, 6 घंटे में वो 4 महीने में तैयारी बिल्कुल, अगर वो टॉपिक ना भी छोड़े, अगर वो एक एक टॉपिक ना छोड़े, प्रॉपर सिलेबस तैयार करे पीएमएस का, तो वो 4 महीने में तैयारी कर सकता है। लेकिन वो टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करे। 6 घंटे वो पढ़ ले दिन में, अगर वो कंटिन्यू 6 घंटे नहीं पढ़ सकता, मुश्किल है, टाइम डिवाइड करे, 2-2 घंटे सुबह दोपहर शाम, रात में वो 3 घंटे पढ़ ले, 7 घंटे दे दे, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। और कोई सवाल किसी का? अब किसी का सवाल है तो वो पूछ ले इनबॉक्स में, फिर मैसेज आते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाता बंदा। बाकी पीएमएस जो है वो, क्योंकि मेरा पीएमएस है नहीं पंजाब का, और ना मैंने दिया है, जो मुझसे पूछ सकते हैं कि आप जो पूछते हैं कि आपने पीएमएस दिया हुआ है, आप पास हुए या नहीं हुए, मुझे नहीं पता। पीएमएस पंजाब का ये है कि मैं सिलेबस जो है वो मैंने सारा पीएमएस का डाउनलोड किया है, और वो सारा सिलेबस मैंने पहले पढ़ा हुआ है। वो सारा सिलेबस जो है मैंने मास्टर में पॉलिटिकल साइंस का एक एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें कोई भी नहीं छोड़ा। इसमें पीएमएस में तो बहुत कम है, वो मास्टर 10 सब्जेक्ट थे उसमें, वो सारे पढ़े मैंने। अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी मैंने सीएसएस में पढ़ी है, सारे टॉपिक पढ़े, और जो जितने पीएमएस के दूसरे रहते टॉपिक हैं वो मैंने पंजाबी जो है वो बीए में, मेरी पंजाबी थी, मैंने वो टॉपिक बीए में पढ़े हुए हैं। लिहाजा मेरे पास वो बीए की बुक थी, और उससे मैं दोबारा अगर मुझे कोई चीज़ भूल जाती जैसे लेक्चर मैंने देना है, मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती कि इसमें जो है वो नज़म कौन सी थी, तो वो मैं उसमें से देख लेता हूँ। लिहाजा पंजाबी में मेरा जो है वो इसलिए थोड़ा तजर्बा है, और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है। बाकी इस्लामिक स्टडी जो है वो मैंने 2 बुक पढ़ी हुई हैं, एक उसकी पढ़ी चदर साहब की, और एक कमर हसनैन कादरी साहब ने मुझे भेजी है, वो मैंने पढ़ी है। और उस पर मैंने अपने सारे जो है वो 14-15 सवाल बनाए थे, जो मेन इम्पोर्टेड सवाल हैं, उनसे हट के एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं आता। इस्लामिक तारीख़ उठा के देख लें, इस्लामिक स्टडी की आप पेपर जितने मर्जी पिछले 10-15 साल की उठा के देख लें, उनसे हट के सवाल नहीं आता, क्योंकि आपने वहाँ पे 4 सवाल करने हैं। तो आप अगर 4 सवाल करने हैं तो आपको वहाँ
14 सवाल अगर आपने तैयार करने हैं, उनमें से 4 करने हैं आपने, तो समझो आप 80 नंबर हैं। अगर आपके अच्छे सवाल तैयार हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें, आप तैयारी शुरू करें। अभी पीएमएस जो है वो हो सकता है उसका ऑनलाइन एडमिशन जो है वो अभी मार्च के एंड में 20 के बाद शुरू हो जाए, या हो ये भी सकता है कि वो अप्रैल के शुरू में एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो जाए, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना। लिहाजा ये तो अब आप लोगों को पता चल गया कि पीएमएस 2020 अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह होने ही होना है, और उसकी वैकेंसियाँ भी बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर है, मेहनत आप जितनी मर्ज़ी करें। आप मेहनत ऐसे करें कि आप जो है पास हो जाएं, रिटन टेस्ट पास हो जाएं, इंटरव्यू में कम नंबर आएँ। पास तो पीएमएस हो गए, पास तो वहाँ पे तकरीबन कुछ 400-500 बंदा हो जाएगा, लेकिन वैकेंसियाँ 71 है, उसमें जो है 59 जो है ओपन मेरिट पे कुछ डिसेबल कोटे की हैं। लिहाजा कोशिश करें कि आप हर सब्जेक्ट में 70+ मार्क उठाने की कोशिश करें। हर सब्जेक्ट में, ऑप्शनल हो, कंपलसरी हो, सिर्फ ऐसे प्रेसी को छोड़ के। अगर ऐसे प्रेसी में आपके 50-55 मार्क भी आते हैं, वेल एंड गुड। बाकी जो हैं कंपलसरी जो हैं उसमें ज़्यादा मार्क कोशिश करें उठाने की। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ बेस पेपर है, उसमें आपके मार्क जिसके ज़्यादा एमसीक्यूज़ तैयार हैं उसका 55-60 से ऊपर क्रॉस हो जाता है। मतलब कोई बंदे जो है वो 42-45 से भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी है। उसमें से पास हो जाना भी काफ़ी है, अगर 42 भी आ जाते हैं वो भी काफ़ी है, क्योंकि अगर एक नंबर से भी आप फेल हो गए, आपने 750 नंबर ले लिए बाकी सब्जेक्ट में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने अच्छे नंबर भी ले लिए, बाकी सब सब्जेक्ट में पास भी हो गए, रिटर्न एलोकेट नहीं हुए, तो फिर भी वो उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू एलोकेशन की है। आप किसी सीट पे हैं तो तब आपकी वैल्यू, तब आपकी डिमांड है, बाकी कोई डिमांड नहीं है। पास कितने पीएमएस के लोग पास हैं और उनके, लेकिन जब मैंने उनकी डीएमसी देखी है उसमें जो है ना वो उनकी डायरेक्शन और उनकी अच्छी तैयारी ना होने की वजह से हो सकता है उनके नंबर कम आए हों, या उन्होंने सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना था वो नहीं किया, उन्होंने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इस वजह से वो नंबर हो सकता है वो अच्छे ना आए हों। एक बंदे को उस चीज़ का जो है इंटरेस्ट नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसने वो सब्जेक्ट उठा लिया है, वो उसके गले पड़ गया है, वो तैयार तो किया है उसने, लेकिन वो जान छुड़ाने के लिए। लिहाजा जो बेसिक से तैयारी कर रहा है, जो अभी से पीएमएस स्टार्ट करना चाहता है, जिसने अभी से तैयारी करनी है पीएमएस की 4 महीने में, वो भी अल्लाह के हुक्म से तैयारी कर सकता है। अगर उसकी सेहत साथ देती है, ज़िंदगी साथ देती है, और उसकी थोड़ी सी ग्रामर और इंग्लिश अच्छी है, वो 4 महीने में तैयारी कर सकता है। जो एकेडमी में नहीं जाता वो घर बैठ के भी तैयारी कर सकता है, लेकिन वो जितने भी एरियाज़ हैं स्टडी के, जितने भी वो उसके मेथड हैं सारे, वो उनको ज़रूर किसी टीचर से या किसी सीनियर मेंटोर से पूछ ज़रूर ले। जैसे इस ग्रुप में जो है अपना काफ़ी जो है मियां शफीक साहब हैं, वकास साहब हैं, और जो है काफ़ी मेंटोर भी हैं, सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर जो है अभी पीएमएस दे के आए हैं, उनसे रब्ता कर लें। हो सकता है वो ज़ाहिर बात है मसरूफ़ होंगे, इतनी बड़ी सीट है, इतना बड़ा उन्होंने काम करना होता है। यहाँ पे तो एक छोटा सा बंदा जो इतना जॉब वाला बिज़ी होता है, तो वो आपकी जो है वो सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इनबॉक्स चेक नहीं करता। तो डिसहार्ट ना हो इस चीज़ से, आप किसी मेंटोर को जो है सीनियर, जो अटैम्प्ट ले चुका है पीएमएस की 1-2 बार या सीएसएस की ले चुका है, वो भी आपको इतना तो गाइड कर सकता है कि आपको एक ट्रैक पे लगा सकता है, पटड़ी पे लगा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उस पटड़ी पे लगने के लिए एकेडमी जाओ या किसी टीचर से रब्ता करो, क्योंकि वो पहले 2 बार दे चुका है। अगर वो फेल भी है फिर भी आपको इतना गाइड वो कर सकता है। किसी से भी गाइडेंस ज़रूर ले लो आप, जो नए हैं। बाकी जो पुराने हैं वो तो खुद ही पहले वो कामयाब नहीं भी हुए, उनको सब पता है, और अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब करे और उनको जो है वो सीएसपी, पीएसपी और ब्यूरोक्रेट्स बनाए। हमारी तो ये दुआ है। बाकी मुझे अगर टाइम मिलता रहा तो मैं जो मुझे आता है, जितना मुझे पता है, वो मैं ज़रूर बताता रहूँगा। और जिसको भी कोई बात पूछनी हो, लिहाजा वो इनबॉक्स में अगर वो टाइप करता है, राइट मैसेज लिखता है, तो मुझसे रिप्लाई नहीं होता, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है टाइपिंग से। टाइप नहीं करता, मैं वॉइस मैसेज उसको भेज दूंगा। कोई मुझसे बात करना चाहता है
वो वॉइस मैसेज छोड़ दे, व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में छोड़ दे, मैं उसको वॉइस मैसेज में रिप्लाई करूँगा या उसको बैक कॉल भी कर लूँगा जितना मुझे इल्म हुआ। बाकी ना तो मैं कोई मेंटोर हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, मैं एस्पायरेंट हूँ और उम्मीदवार हूँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा भी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। और स्पेशली जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में जितना मैंने सीखा है वो शायद किसी और ने सीखा हो जितना मैंने सीखा है। और जितनी जो है सर्विस में मैं लोगों के साथ रिलेशन हुए हैं, ताल्लुकात बने या जो कुछ भी है, लेकिन मैं अपनी छोटी सी जॉब जूनियर रैंक पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से। और अगर मेरे नसीब में कोई अच्छी सीट हुई तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी। मैं कोशिश करता रहता हूँ, लगा हुआ हूँ। बाकी अल्लाह ताला हर चीज़ जो है उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है। वक्त से पहले जो है रात नहीं आती, दिन नहीं आता। वक्त से पहले वो चीज़ आपको मिल नहीं सकती। लोग पहली बार फेल होते हैं, दूसरी बार पास हो जाते हैं, कुछ लोग जो है तीसरी बार पास हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। लिहाजा कभी भी डीमोटिवेट ना हो, कोशिश करते रहें, ज़रूर कामयाब होंगे। ये लाइफ का जो है ज़िंदगी का एक असूल है कि जब आप किसी चीज़ को करने का तहैया कर लेते हैं और वो चीज़ नेक हो, वो जैसे वो कहता है प्लेटू, अच्छाई अगर अच्छाई और नेकी के ऊपर मबनी हो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी उसमें शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला आपका ज़रूर उसमें साथ देता है और आप एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप CSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, अटैम्प्ट में फ़ेल हो जाते हैं, CSP या PSP या कोई भी ऑफिसर नहीं बन पाते, तो आपको कोई ना कोई जो है वो और ज़रिया ज़रूर आपके सामने या रास्ता निकल आएगा। मतलब नॉलेज काफ़ी आपने गेन कर लिया है, ज़रूरी नहीं कि आप अफसर ही बनो। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह आपको अफसर जो है वो हो सकता है ना बनाना चाहता हो। कितने ऑफिसर हैं, CSPs हैं या PSPs हैं, वो बने, उनके जो मकासद थे ज़िंदगी में, जो जिसके लिए वो पढ़े बने, वो कामयाब हुए भी हैं। लेकिन एंड पे अगर जो है वो फ़र्ज़ करें हमारे जो सीनियर अफसर थे, SSP साहब थे, फिर वो उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया, जो है अल्लाह ताला उनको जन्नत में जवार रहमत जो है वो दे। अब क्या ज़िंदगी का यही मकसद था कि ज़िंदगी में जो एक बंदा उसको ज़िंदगी की हकीकत का पता चल गया है तो वो ख़ुदकशी कर ले? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये इंसान के जो है वो कमज़ोर जो है वो उसके औसान हैं, वो मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है लाइफ में, लेकिन उसको ऐसा जो है बड़ा इक़दाम और ऐसे बड़े ऑफिसर को जो है वो नहीं करना चाहिए। हम तो जूनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम खुश हैं। लाइफ में कितनी बार ऐसे मौक़े आए हैं कि एक जो है वो इंसान को रोना नहीं आया, लेकिन रोने वाली शक्ल ज़रूर बन गई है और डिसहार्ट भी बंदा हुआ है। और बाकी बेइज्जती तो आम होती रहती है, मतलब तनकीद भी बहुत होती है, बेइज्जती भी लाइफ में बहुत बार हुई है, लेकिन इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। खुश हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। बाकी अगर सोशल लाइफ की बात की जाए, सोशल लाइफ में आपको अच्छे से अच्छा जो है वो दोस्त भी मिल सकता है, सीनियर भी मिल सकता है, वेल विशर भी मिल सकता है। सोशल लाइफ की बात की जाए, वो फेसबुक हो या कोई और एप्लीकेशन हो, अच्छे अच्छे लोग बने हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं। वो अब मेरे साथ जो कुछ लोग ऐड हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो जैसे अली रज़ा भाई हैं, बहुत अच्छे जो है ये दोस्त भी हैं, वेल विशर भी हैं और इलाके के भी हैं। अब कमर हसनैन कादरी साहब हैं, मेरे मोस्ट सीनियर हैं,
टीचर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे इलाके के हैं, सीनियर भी हैं, जॉब से भी सीनियर हैं, एज से भी सीनियर हैं, काफ़ी सीखा भी है उनसे। मियाँ शफीक साहब से मुलाकात भी हुई है यहाँ पे कराची में, और बहुत ही नफीस इंसान जिसको बंदा कहे, नफीस इंसान इतने हैं मियाँ साहब, मैं कहता हूँ कि हाथ लगाने से भी मियाँ साहब मैले हो जाते हैं, मतलब इतने नफीस बंदे हैं। और मुझे एक हंसी आती है मियाँ साहब, वो अक्सर उनको मैं बात याद कराता हूँ, थोड़ा वो चिल वाला मॉल बनाता हूँ कि मैं मियाँ साहब के लिए एक चीज़ लेके गया गिफ्ट। जब वो गाड़ी में बैठने लगे, आखिरी जो अलविदा सलाम हुआ, मैंने बोला मियाँ साहब ये छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि मैं ड्यूटी से आया हूँ, लिहाजा ला नहीं सका, कुछ और चीज़ें लानी थी आपके लिए, टाइम नहीं था, आपने कहा बस जल्दी आ जाओ मिल जाओ। तो वो गाड़ी में बैठते उन्होंने पकड़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें पुलिस वाले हो, इसमें चरस वरस तो नहीं रख दी, या कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रख दी, मरवा ही नहीं देना। मतलब वो बात मुझे उसकी बड़ी पसंद आई, और वाकया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नफासत से बोलते हैं, फजूल जो है वो बात नहीं करते। ये उनकी बात मैंने देखी है, जो तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट उनकी गैदरिंग हुई है वहाँ पे ओताक पे, 10-15 मिनट बैठा हूँ उनकी महफिल में। अच्छे बंदे हैं। और उन्होंने अगर उनके पास टाइम हुआ है तो उनकी ये एक बात मैंने देखी कि उन्होंने हर बंदे को गाइड भी किया है, हर बंदे को गाइड भी किया है। और वो हैं तो ऑफिसर, सीएसपी हैं वो, लेकिन उनमें वो सीएसपी वाला वो चीज़ नज़र नहीं आती। बहुत ही काइंड हार्ट और हम्बल पर्सन हैं वो। ऐसे लोग इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द भी हों और आपको गाइड करने वाले हों, आप एक सही पटड़ी पे, एक सही डायरेक्शन पे चले जाएंगे, और कामयाबी जो है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ऐसे लोग अगर आपके आसपास हों गाइड करने वाले, मियाँ जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो अपनी सर्विस जो है वो फराम कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, या वो कहीं कहीं भी कर रहे हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, बंदा बैठ जाए। जो मेरा मकसद था टॉपिक करवाना वो मैंने करवा दिया है। इसके बाद फिर जो है वो, क्योंकि फिर जब लंबा लेक्चर हो जाए तो वो सुनने का इंटरेस्ट जो है, वो जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, मकसद जो है वो फौत हो जाता है सुनने का। लिहाजा लेक्चर जो है वो शार्ट होना चाहिए, मुख्तसर से आधे घंटे का हो, 35 मिनट का हो, ताकि उस 35 मिनट में जो उसने किताब से पढ़ना है 1.5 घंटा 2 घंटे उस टॉपिक को, वो 35 मिनट वो लेक्चर सुन के उसको जो है वो नोट डाउन कर ले, बस यही काफ़ी है। चले जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ गो आपके लिए भी, आप मेरे लिए भी, और जो मेरे सीनियर टीचर जो हैं या जो अफसरान थे जो सुन रहे थे, जो देख रहे थे, उनके लिए ढेर सारी ख्वाहिशात हैं। और सर हमें भी थोड़ा बहुत जो है वो गाइड किया करें अपने एक्सपीरियंस से, जो सीनियर हैं हमारे, और शफ़क़त जो है वो अपनी हमारे ऊपर जो है वो रखा करें। अल्लाह हाफिज़।